अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे होंगे। यही जो है वो मेमोरेबल डेज़ होते हैं कि कभी आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, कभी जो है वो आप रिवीजन रह जाता है और आप पूरी पूरी रात जाग जाग के पढ़ रहे होते हो। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहने वाली हैं। इसको इन डेज़ को एज अ एन्जॉयमेंट ट्रीट करें, ना कि प्रेशर लें और फजूल कर डिप्रेशन में जाएं। उसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं एक वन शॉट वीडियो मास्टर क्लास वीडियो लेके आया हूँ फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। भाई अगर सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स आप कर लेते हैं, ये मैंने जो है वो पास पेपर्स, मॉडल पेपर और गैस पेपर्स का सब कुछ जो है वो मिक्सचर मिला के जो है वो मैंने फ़िल्टर करके न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। ये 15 से 18 न्यूमेरिकल हैं और ये वीडियो में मैं वो सॉल्व भी करवाऊँगा। अगर आप ये न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आपके जो है वो कल के पेपर के अंदर फिज़िक्स में मैट्रिक क्लास के अब इंशाल्लाह कोई जो है वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ रहे होंगे और इसी में से कोई ना कोई लग जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करता हूँ कि भाई फिज़िक्स के जो शॉर्ट्स होते हैं ना, उसमें आप थ्योरी के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करें। क्यों मैं इस तरह बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि भाई जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें जो है वो अगर आपका आंसर सही आ रहा है, मेथड सही है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, 4 में से 4 मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में ऐसा नहीं होता भाई, थ्योरी में कुछ ना कुछ मार्क्स कट रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उठाया 2025 के फिज़िक्स के पेपर से, पास पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है भाई? स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है एयर के अंदर। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है और वो हमें दी हुई है 0 डिग्री के ऊपर 331। अब हमें निकालना है 54 डिग्री के ऊपर। अब देखें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन एयर निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए और मैं उसकी डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही बहुत कम है, हमने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो होता है VT इक्वल टू V0 V0 डिग्री अंडर रूट T अपॉन 273। दिस इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, राइट। अब यहाँ पे हमें जो है वो 0 डिग्री पे जो डाटा के अंदर हमें 331 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो 54 पे निकालना है, लेकिन आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है 54, उसको हमेशा आपने केल्विन में करना है। तो केल्विन में किस तरह करते हैं भाई? 54 को अगर मैं 273 से प्लस करवा दूँ तो ये 327 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका आ गया 327 और रिक्वायर्ड में स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड निकालनी 54 डिग्री के ऊपर। मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से वैल्यूज़ पुट करूँगा एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। V0 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई? 331, तो 331 आ गया यहाँ पे अंडर रूट T कितना है? T हमारे पास 327 है। 327 क्यों है भाई? क्योंकि 327 इसलिए है क्योंकि हमें 54 पे निकालना था, तो 54 में अगर हम प्लस करवाएं 273 तो वो 327 ही बनता है। डेट्स आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं यहाँ पे पुट करवा दूँगा 327 डिवाइडेड बाय 273। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, जो कि मैंने अभी अपने कैलकुलेटर सॉल्व किया, जो कि अप्रॉक्स आ रहा है 362.26 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 193 नैनोमीटर कॉमनली यूज्ड इन लेज़र आई सर्जरी प्रोसीजर। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखें, आपने जो है ना वो न्यूमेरिकल्स के अंदर डाइव नहीं मारनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने सवाल को समझना है कि सवाल में हो क्या रहा है। अब उसने हमसे पूछ लिया कि भाई हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का मकसद यही है कि हमें जो है वो यहाँ पर वेवलेंथ पता है, ठीक है, वेवलेंथ पता है और हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के सबसे पहले हमारे माइंड में फार्मूलाज क्लिक करने चाहिए। भाई फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? एक हमने मशहूर इक्वेशन पढ़ी हुई है, V इक्वल टू एफ लैम्डा, ऐसा ही है ना भाई। यहाँ पे हमें वेवलेंथ तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें V नहीं पता। लेकिन अगर हम जहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हमें पता है कि भाई अल्ट्रा वायलेट जो है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये सारी जो लाइट्स होती हैं ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है। तो इनकी वेलोसिटी जो होती है ना बच्चों, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है इनकी वेलोसिटी।
उस वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमने, उसने सवाल में बताया हुआ नहीं था अलबत्ता, लेकिन उसने सवाल में ये जो लाइन बताई अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसकी वजह से हमें पता चल गया कि भाई जो वेलोसिटी होगी वो 3 एक्सपोनेंट 8 हो जाएगी। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, अब यहाँ पे जो है ना 193 nm, अब ये बच्चे जो होते हैं इसके अंदर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं भाई कि नैनो गीगा इन सब में कि nm या माइक्रो किस तरह होता है। तो आपने याद रखना है, मैं इनकी एब्रीविएशंस बता देता हूँ। अगर मिली होता है ना बच्चों, तो मिली होता है 10-3, माइक्रो जो होता है वो होता है 10-6, और नैनो होता है 10-9। ठीक है, तो 10-9, अभी हमारे पास नैनो गिवन है तो लैम्डा को हम पुट करवाएंगे 10-9। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले पुट करवाता हूँ, एफ इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि एफ चाहिए ना, तो लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा आगे डिवाइड में फेंक दिया। तो एफ इक्वल टू वी की वैल्यू थी 3 एक्सपोनेंट 8, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 193 एक्सपोनेंट -9। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम योर कैलकुलेटर एंड आई एम coming with the answer 1.554 exponent 15 hertz. This is the फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये वाली चीज़ भी आपको समझ आई होगी। सो मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें, ये भाई अ कॉन्केव लेंस, ठीक है, अ कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। ठीक है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब पोजीशन, अब ये देखें, अब चीज़ जो आपने समझनी है ना वो ये समझनी है कि पोजीशन जो होती है ना, पोजीशन बोलते हैं क्यू को, तो इसका मतलब है हमें इसमें क्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्यू जो होता है वो पोजीशन डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज बोल दो, और जो पी होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस है 15 सेंटीमीटर अवे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया भाई, 15 सेंटीमीटर आ गया। और फोकल लेंथ जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको पता है क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चों जो टर्निंग पॉइंट वो ये है कि भाई कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। सो व्हेन एवर द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में कॉनकेव लेंस गिवन होगा तो उसके अंदर आपने नेगेटिव साइंस यूज़ करनी है। रिमेंबर दैट ऑलवेज कि आपने नेगेटिव साइन यूज़ करनी है उसके अंदर, वरना बड़े मसले हो जाएंगे। सो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा, और क्यू भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ जब नेगेटिव है जाहिर सी बात है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, फार्मूला क्या होगा इस चीज़ का। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ फार्मूला, तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पे हमने f को जगह हम पुट करवा देंगे 1/q को, बल्कि पहले सब्जेक्ट बना लो, 1/q इधर ही रहेगा, 1/f माइनस का 1/p। ठीक है, तो 1/q की जगह क्या है भाई, q जो है वो निकालना है, q ही तो निकालना है। f की जगह आ जाएगा -10, माइनस का p की जगह आ जाएगा -15, राइट। अब यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करना है वो ये देखें, 1/q इक्वल टू 3 + 2 डिवाइडेड बाई -30। ठीक है, और 1/q अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो वो आता है -1/6, और q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो बस जस्ट फॉर्मूला हमने पुट किया, बस इसमें जो चेंज था वो ये था कि भाई कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात होती तो हम इसको पॉजिटिव लेते, इसको भी पॉजिटिव लेते, बट यहाँ पे बात हुई कॉनकेव लेंस की, इसलिए हमने जो है वो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव लिया है, और हमारा जो क्यू आया है वो भी एक नेगेटिव वैल्यू आया है। क्यों आया है, क्योंकि कॉनकेव लेंस था। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे भाई, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं हमें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 जूल ऑफ वर्क डन ऑन अ 75 कूलम चार्ज। भाई इससे आसान सवाल तो बोर्ड वाले दे ही नहीं सकते, मतलब ये तो मुफ्त के नंबर है, समझ लो हलवा बना के दे दिया, बस तुम लोगों ने खाना है इसको। तो भाई इतना आसान इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस का निकालने का फार्मूला होता है वर्क ओवर चार्ज। तो वर्क की वैल्यू भी गिवन है, चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट अवर योर आंसर, राइट। 150 डिवाइडेड बाय 75, तो ये तो 75/2 होता है। सो वी जो आ गया वो 2 वोल्ट्स आ गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मिनटों में सॉल्व कर लिया भाई, क्या मुश्किल था इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो बच्चों वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है भाई, इफ़ अ करंट ऑफ 0.25 passes through the bulb of for 20 minutes, how much electric charge
विल पास थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है हमें। अब बड़ा बेहतरीन सवाल आ गया, ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी भी है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए भाई, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज जो होता है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है। क्यू का कोई अपना स्पेसिफिक फार्मूला तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि करंट का एक फार्मूला है, वो क्या होता है भाई, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसा ही है ना। चार्ज कितना चार्ज पास हो रहा है टाइम के अंदर, वो करंट का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें टाइम पता है, करंट भी पता है, चार्ज निकालना है। सो चार्ज ईजिली आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ नोन है। सो मैंने क्या किया, Q इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है, और Q इक्वल टू आई जो 0.25। अच्छा एक चीज़ यहाँ याद रखें, जो मिनट्स हैं इनको आपने सेकंड्स में करना होगा। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए, जब आप बड़ी वैल्यू से जो है वो छोटे में जा रहे होते हैं, तो उसके लिए आप करते हैं मल्टीप्लाई, और जब छोटे से बड़े में जा रहे होते हैं तो आप करते हैं डिवाइड। मतलब ग्राम छोटा है, केजी में जा रहे हैं तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे, और इसी तरह मिनट बड़ा है और सेकंड्स में जा रहे हैं तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि अब इसके बाद आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 60 आ गया, और क्यू की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ईज़िली। सो जो है वो हमारे पास अगर 1200 ये बनता है 0.25 इंटू 1200, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी हम जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो इसके अंदर जो है वो हमें बोला जा रहा है, अच्छा मुझे एक बच्चे ने बता दी इसकी वैल्यू 300 कूलम आ रही है, ठीक है, गुड, 300 कूलम आ गया आंसर हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है भाई, 1.5 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज प्लेस एट राइट एंगल। राइट एंगल के ऊपर वो प्लेस्ड है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई राइट एंगल के ऊपर प्लेस्ड है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी दी हुई है 0.4 टेस्ला। कैलकुलेट दी फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। अब आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के सवाल आते हैं तो उसमें फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह हमने याद रखा हुआ है, बिल साइन थीटा। बिल मतलब LIB साइन थीटा होता है, लेकिन मैं इस तरह बोल देता हूँ बिल साइन थीटा, ताकि बच्चे को आराम से याद रहे। अब बी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई करंट होता है, एल लेंथ होती है। तीनों चीज़ें हमें नोन है, ठीक है। एंगल हमें पता है कितना दिया हुआ है, उसने राइट एंगल पे बोला हुआ है। तो राइट एंगल कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ भी आपने देखो, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यहाँ पे। अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके लिए न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना ईजीएस्ट शिट है, राइट। सो जो है वो इसके अंदर अब हम देखें तो करंट की वैल्यू हमें आई दी 5 एम्पेयर है, लेंथ 1.5 मीटर है, थीटा 90 डिग्री है, बी 0.04 है। सो जस्ट वी विल पुट दी वैल्यूज़ एंड वी विल गेटिंग अवर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1.5 है, ठीक है, और यहाँ पे साइन 90 आ गया। साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक मैथ है बिल्कुल। सो जो फोर्स आ जाएगी वो 0.3 न्यूटन आ जाएगी। सो आई होप के क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पे वो बोल देता कि एट पैरेलल है, तो पैरेलल में पता है क्या होता है, थीटा 0 डिग्री हो जाता, और साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो ओवरऑल फोर्स जो होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि पैरेलल में फोर्स हमेशा 0 होती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन बड़ा बेहतरीन सवाल है अगर समझने वाले बच्चे हैं तो। अच्छा, अब बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ वॉल एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 0.6 सेकंड्स। भाई एक बॉय है, ठीक है, एक बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। उसने क्या किया, उसने अपने हैंड जो है वो क्लैप करे, तालियां बजाएंगे, ठीक है। जो आप लोग तो कुछ और ही बजा रहे हो तो वो तालियां बजा रहे हैं, चलो। नियर अ वॉल, एक वॉल थी, ठीक है, वॉल के ऊपर। अब यहाँ पे उसने वॉल ये है, अगर मैं देखूँ तो वॉल मेरे पास ये आ गई, और यहाँ पे उसने क्लैप किया। तो उसने जब क्लैप किया ना बेटा, तो उसको अपनी इको साउंड जो है वो इको हेयर हुई उसको 0.6 सेकंड से बाद उसको इको अपनी आई। तो वो बोलेंगे व्हाट इज़ द डिस्टेंस, मतलब ये चीज़ निकालने के बॉय कितनी दूर उस दीवार से खड़ा हुआ है। तो अब समझ आया भाई सवाल। तो अब देखते हैं किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई जब वेलोसिटी या टाइम गिवन हो और डिस्टेंस चाहिए हो तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, S इक्वल टू V इंटू टी, ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई S इक्वल टू V इंटू टी तो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो V हमें पता था कितना था, 340 जो है वो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे हमें दी हुई थी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड 340 आ गई, और टाइम जो था, टाइम 0.6 था। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया 544 मीटर, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों की नज़र में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई ऐसा, क्यों
क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमें इको साउंड निकालना है, ठीक है। इको के बाद वो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये इको के बाद आएगा, इको के बाद कितना जो है वो इको सुनी तो पलट के जो दोबारा आया, लेकिन हमें तो चाहिए डिस्टेंस वॉल तक का, दीवार तक का चाहिए ना भाई। तो जो डिस्टेंस होगा उसको हाफ़ कर देंगे, क्योंकि ये 544 है, ये ऐसा डिस्टेंस है कि यहाँ से इसने ट्रैवल किया, फिर दोबारा जो ट्रैवल हुई है दीवार से टकरा के इको की वजह से जो ट्रैवल हुआ है वो हमें टोटल डिस्टेंस मिला, लेकिन हमें तो यहाँ से बच्चे से लेकर दीवार तक का चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली बस इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से। तो 544/2 जो कि आ जाता है 272 मीटर। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बस इसमें ये चीज़ थी कि एस इक्वल टू वी टी लगा के आपको डिस्टेंस निकालना था, और डिस्टेंस जो आएगा वो टोटल डिस्टेंस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, इको के बाद वाला डिस्टेंस है ये, कि इको सुनने के बाद जो डिस्टेंस, लेकिन हमें तो दीवार तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। भाई बच्चों की तरह सॉल्व होने क्वेश्चन, और क्या चाहिए इसके अंदर। 8 सवाल हो गए आपके 15 मिनट में, और इससे बेटर क्या ही होगा भाई, तैयारी ऐसी हो रही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स ऑफ 3 मीटर वेवलेंथ यूज्ड इन MRI यूनिट। अब क्या बोल रहा है भाई, इसके अंदर हमें बोल रहा है कि वेवलेंथ की जो वैल्यू दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है, और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब ये सवाल पहले भी करवा चुका हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। V = F लैम्डा फार्मूला होगा, और मैंने बताया था रेडियो वेव्स आ जाए, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, तो इनके लिए स्पीड ऑफ साउंड यूज़ होती है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा 3 एक्सपोनेंट 8 होगी। हालांकि सवाल में उसने बताया वो नहीं है, लेकिन ये जो लफ्ज़ उसने यूज़ कर दिया रेडियो वेव्स का, यही हमारा जवाब था। सो F = V/λ, ठीक है। तो F = 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 10⁸ हर्ट्ज़, ठीक है। तो देखें मैनुअली भी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते जब आप आगे टेस्ट की तैयारी करेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है वो हमारे पास एक जो है वो पिन पोजिशन हुई है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव की बात नहीं हो रही। डिस्टेंस कितना दे दिया, पोजीशन क्यू की जो वैल्यू उसने जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 15 दे दिया। अब यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब पोजीशन और नेचर बतानी है। अच्छा नेचर क्या होती है भाई, नेचर वो होती है कि मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, क्या बनेगी, रियल और जो है वो वर्टिकल, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, तो ये नेचर होती है, तो ये भी आपको बतानी है। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और अगर नेगेटिव आती है तो रियल और इन्वर्टेड बनती है। सो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस, ताकि आप लोग खुद भी तो कुछ करें ना, खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी देखें प्रैक्टिस होगी। मैं यहाँ पे समझाता हूँ और आप सिर्फ सुनते रहेंगे, तो वो एक कान से सुन के आप दूसरे कान से निकल जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा, मैं बता रहा हूँ, और जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो बोल रहा है इफ़ 3 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट विल बी फोर्स ऑन इट। अब देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक से एक न्यूमेरिकल उठा लिया मैंने। क्या बोल रहा है भाई कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी और चार्ज की वैल्यू दे दी, हमें फोर्स निकालनी। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है F = फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। यहाँ से अगर आप फोर्स की वैल्यू चाहिए तो फोर्स हो जाएगा Q × E, ठीक है। और Q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, Q की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइक्रो। अच्छा ये जो साइन होता है 3 न्यू, ये माइक्रो का साइन होता है, और माइक्रो की मैं एब्रीविएशन आपको बता चुका हूँ, 3 एक्सपोनेंट -6 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 3.42 एक्सपोनेंट 10। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से हमारे पास आ गया 102600 न्यूटन। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका भाई है बिल्कुल अच्छे से ईजिली समझाऊंगा। क्या बोलता है भाई 9 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। 9 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है 4 ओम की रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो इन टर्म्स ऑफ हीट निकालने का एक ही फार्मूला है, ओनली वन फार्मूला जो कि हीट निकालने का, और यही अच्छी बात है कि उसके लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो कि होता है H = I² × RT, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से ही आप कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे।
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम खोल देंगे इसी तरह। वरना जो है ना हीट के उस टर्म्स में ये फॉर्मूला लगेगा, हमेशा याद रखना, व्हेन एवर हीट इज़ गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस यू ऑलवेज यूज़ दिस फॉर्मूला, राइट। ओके, नाउ हाउ वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। सर यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, तो आप कैसे ला सकते हैं। तो भाई ट्यूशन वाली बाजों से अगर नहीं पढ़ा होता तो ये चीज़ पता होती कि जो V = IR होता है, और अगर मैं I को इस तरह लिखूँ V/R तो कोई गलत बात नहीं है, ऐसा ही है ना भाई। तो हम V/R को इस I की जगह पे पुट करवा देंगे, तो जो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा V/R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। सो इस तरह हमने जो वो फार्मूला बना लिया। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर, आपको पता है जब ये स्क्वायर खुलेगा तो H = V²/R² इंटू R इंटू T आ गया, एक स्क्वायर से R कैंसिल, और H की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी V²/R इंटू T। अच्छा, अब यहाँ से आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, यहाँ से जो है वो आपको हीट भी पता है 9 जूल की है, और V निकालना है। तो इसको मैं अगर V के टर्म्स में अरेंज करूँ तो V² = HR डिवाइडेड बाई T, ये तो पता है ना किस तरह हुआ है। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो V² अब यहाँ से हमें H भी पता है 9 जूल है, रेजिस्टेंस भी पता है जो कि है हमारे पास 4 ओम की, और टाइम पता है 1 सेकंड है। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से 9 × 4 डिवाइडेड बाई 1 जो कि होता है 36, और ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट लोगे दोनों तरफ, तो √36 जो कि V का रूट आ जाएगा 6 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इतना मुश्किल नहीं था, बस इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस थी कि जब हमें हीट गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से निकलता है, और इस फॉर्मूले को आप आई की फॉर्म में खोल दोगे जो कि V/R हो जाएगा। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है भाई, अ वायर कैरिंग 2 एम्पेयर करंट्स एंड हैज़ लेंथ ऑफ 150 सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स। ठीक है, पोल्स के बिटवीन उसकी जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें जो है वो फोर्स निकालनी है। तो ये भी सेम क्वेश्चन आई होप के पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना बच्चों, आपने खुद से करने, वीडियो को पॉज करें और खुद से करें, अपने साथ खुद लॉयल्टी दिखाएं। सो फोर्स का फॉर्मूला जब हमें मैंने आपको बताया था कि हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो तो वो बिल साइन थीटा होता है, ठीक है, ऐसा ही है ना। और यहाँ पे हमें थीटा भी पता है 30 डिग्री से, लेंथ जो है वो 150 सेंटीमीटर, उसको मीटर में करेंगे 1.5, I 2 एम्पेयर है, B की वैल्यू 0.8 टेस्ला है। तो फोर्स यहाँ से निकाल देंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, आप खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट निकालना है और पावर निकालना है। सो अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, और इसको आप जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, सो भाई कुछ भी जो है वो इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब बच्चे कह रहे होंगे ये पावर कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे। सो बस फॉर्मूले से खेलम खालियाँ करिए। ओम्स लॉ से जो है ना पूरी भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी अभी ओम्स लॉ ही लगा लगा के जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, और फुल मार्क्स आ रहे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो V = IR ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो है वो वोल्टेज पता है, ठीक है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, वी हैव टू कैलकुलेट करंट। सो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, I = V/R, ठीक है, और V की वैल्यू थी 220 वोल्ट्स, और R की वैल्यू थी 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो I की वैल्यू आ गई 11 एम्पेयर्स, ठीक है। तो कितनी आसानी से कैलकुलेशंस भी हो रही हैं भाई। सो आई एम ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, राइट। तो हल्के में तो बिल्कुल लेना ही मत। उसके बाद पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है P = I × V। अब I पता है, पहले ही निकाल लिया, वोल्टेज भी पता है, तो 11 × 220 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 × 220 मेरे ख्याल से होता है 1420 वोल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, टाइम टेकन दे दी, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। भाई बच्चों की तरह सॉल्व होगा ये न्यूमेरिकल। आजकल हमारे जो है ना नर्सरी क्लास के बच्चे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये तो O लेवल्स के जो बच्चे होते हैं। तो किस तरह सॉल्व करना है आपको पता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उससे ही पूरा ये सॉल्व होगा, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए कि क्या हो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास, पहली इक्वेशन होती है VF = VI + AT, राइट, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट। दूसरी इक्वेशन होती है S = VIT +
हाफ AT², ऐसा ही है। तीसरी इक्वेशन होती है 2s इक्वल टू VF² माइनस का VI²। अब हमें निकालना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इस वाली इक्वेशन में आ रहा है, इस वाली इक्वेशन में आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सी यूज़ करें भाई, समस्या ये है। तो इन दोनों में से वो यूज़ करेंगे जिसके हिसाब से हमें डाटा गिवन हो। लेट सपोज हमें VI गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। टाइम गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है, नहीं गिवन, ये मसला हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी जो है वो हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन से तो भाई पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, तो एक्सेलरेशन निकालनी तो पड़ेगी। अब पहली इक्वेशन में हमें थोड़ा सा स्मार्ट मूव खेलना पड़ेगा। ये पहली इक्वेशन हम यूज़ करें तो हमें VF भी पता है, VI भी पता है, टाइम भी पता है, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी। उस एक्सेलरेशन को किसी भी दो इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे आंसर सेम आएगा, ये ब्यूटी है भाई फिजिक्स की। सो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है भाई। तो VF की जगह आ जाएगा 20, VI की जगह 0 आ गया 0 प्लस A इंटू टाइम की जगह आ गया 5। तो यहाँ से A की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20/5, जो कि होता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। मैं जल्दी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता हूँ। तो डिस्टेंस कैलकुलेट मैं दूसरी इक्वेशन लगा रहा हूँ। VI 0 था, 0 इंटू T प्लस हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर करना है। टाइम का स्क्वायर जो होगा वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 25, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और S की वैल्यू आ गई 50 मीटर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आप जो है वो अगर अच्छे स्टूडेंट हैं और कुछ क्रियोसिटी आपके अंदर है, क्रिएटिव माइंड दिखाना चाहते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को आप थर्ड वाली इक्वेशन से यूज़ करके सॉल्व करेंगे। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आंसर सेम आता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर हमने तीसरी वाली इक्वेशन यूज़ करी थी, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। सो आंसर 50 ही आएगा, उससे करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, भरोसा रखें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं डाटा में मास की वैल्यू 2 मासेस दे दिए और जो है वो डिस्टेंस 2 मीटर दे दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी, फोर्स निकालनी। तो भाई आपने चैप्टर में ये फॉर्मूला तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, F इक्वल टू G(m1m2/r²। ये फार्मूला होता है भाई फोर्स निकालने का, जब हमें ग्रेविटेशन की वैल्यू गिवन हो, मासेस गिवन हो और रेडियस गिवन हो। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन, मासेस भी पता है, आर भी पता है, तो मैं जल्दी से वैल्यूज़ पुट करूँगा और आंसर आ जाएगा मेरे पास। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी भाई इसके अंदर। 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ गया। सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन राइट। आप जो है वो इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सो इसको मैं अगर डायरेक्टली पूरा कैलकुलेटर में एक साथ डाल लूँ तो मेरे पास आ रहा है 3.335 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, और ये आ जाता है भाई, मैं खुद हैरान हूँ। मुफ्त के नंबर हैं ये, तो समझ लो कि मुफ्त की मिठाई मिल रही है, खा लो भाई, मुफ्त मिठाई है ये तो। सो मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है भाई, मास दे दी, पावर दे दी, वेलोसिटी निकालनी है। अब आपको पता है कि भाई किस तरह होता है ये, मास दे दिया, पावर दे दी, वेलोसिटी निकालनी है। पहले तो आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए, ऐसा ही है। पावर के 2-3 फार्मूलाज मैं लिख देता हूँ। पावर का होता है एक W/T, एक होता है IV, और जो है वो एक होता है F/V। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा लगेगा ये असल पता करना है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे, हमें टाइम तो गिवन ही नहीं है, तो ये वाला फार्मूला तो कट हो गया। इधर हमें जो है वो करंट और वोल्टेज की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये फार्मूला भी कट हो गया। यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी की, तो ये फार्मूला तो लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो समस्या है वो ये है कि फोर्स नहीं पता। तो फोर्स हम किस तरह निकालेंगे, हमें पता है कि मास जो है वो गिवन है, तो W इक्वल टू mg कर देंगे। ठीक है, W इक्वल टू mg करके अगर हम इसका वेट निकाल लें 100 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा 980। अब ये जो न्यूटन, अब ये वेट जो है ना, ये डाउनवर्ड फोर्स होती है, क्योंकि हमें खींच रही होती है नीचे की तरफ, तो इसको हम फोर्स मान के, और यहाँ से हम जो है वो पावर भी हमें पता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। सो P इक्वल टू FV और V इक्वल टू P/F। ठीक है, और V इक्वल टू आ गया 1960 डिवाइडेड बाय 980। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से आप लोग ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 98 1 का 98 और 98 2 का, हाँ सही है, 8 8 16 होता है, तो 2, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है, और लेकिन ये आता है भाई, ये मैं बात गारंटीड दे दूँ इसको, तो पी जाओ। पीजे जब भी लिखूँ इसका मतलब होता है पी जाओ। सो
हाफ लाइफ दी हुई है हमें आयोडीन की, मास ऑफ आयोडीन दिया हुआ है, टाइम पास दिया हुआ है, अमाउंट लेफ्ट मतलब कितनी अमाउंट इसकी रह गई है वो चीज़ निकालनी है। सो ये थोड़ा ना समझने वाला न्यूमेरिकल है बच्चों, तो इसको आपने गौर से देखना है। सो इस न्यूमेरिकल में जो है वो थियोरेटिकल क्या चीज़ है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। अब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकालनी है हमने, ठीक है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ अगर हम देखें आयोडीन की नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ, तो हमें 8 डेज दी हुई है, 8 डेज दी हुई है, लेकिन वो कितनी है, 16 दिन की हाफ लाइफ। तो 16/8 हम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 हाफ लाइफ्स, ऐसा ही है ना, क्योंकि 2 लाइफ्स थी हमारे पास, वो हाफ लाइफ की वैल्यू हमें जो दी हुई थी वो 8 दी हुई थी, और टाइम पास कितना किया, 16 दिन पास किए, तो 16/8 जो 2 हाफ लाइफ्स आ गई। अब जब 2 हाफ लाइफ्स आ गई तो हमें अमाउंट लेफ़्ट निकालनी है ना, तो अमाउंट अगर हम निकालें पहली हाफ लाइफ के बाद क्या अमाउंट ऑफ आयोडीन की रह जाती है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, 100 हमें मास गिवन है, मास को जो है वो हम 2 से डिवाइड करवा देंगे हाफ लाइफ से, तो 100/2 जो है वो आ जाएगा 50 ग्राम्स, ऐसा ही हमें नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ से डिवाइड करवाना होता है, ये फार्मूला होता है मास ओवर दिस इज़ मास, दिस इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ नाम से ही जाहिर है 2 से ही डिवाइड करवाना होगा, हाफ की बात हो रही है, 50 ग्राम्स आ गए। अच्छा, अमाउंट ऑफ आयोडीन आफ्टर जो है वो हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 50/2 जो कि आ जाएगा 25 ग्राम्स। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी थियोरेटिकल चीज़ थी जो समझानी थी भाई, कि हाफ लाइफ जो होती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास जो टोटल डेज कितने उसने गुजारे और जो हाफ लाइफ है ना उन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो हाफ लाइफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगी, और उससे मास को उससे डिवाइड करवा देंगे तो अमाउंट ऑफ लेफ़्ट आ जाएगी, कितनी अमाउंट बच गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने 100 ग्राम्स को जो है वो केजी में क्यों नहीं किया, तो भाई आप केजी में करके कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो है वो यूनिट केजी में आ रहा होगा। सो यूनिट का मसला जो होता है ना वो कहाँ पे होता है, जब आप जो है वो कहीं पे केजी ले रहे हैं, कहीं पे आप ग्राम ले रहे हैं, एक ही यूनिट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर ग्राम ले रहा हूँ ना मैं, तो भाई देखें सवाल में भी ग्राम लिया तो आंसर में भी ग्राम है, इधर भी सवाल में ग्राम लिया तो आंसर में भी ग्राम है। तो यूनिट का यहाँ पे मसला आता है। तो कोई अगर आप चेंज ना भी करें यूनिट, लेकिन एंड में वही यूनिट लिखें जो सवाल में है, केजी नहीं कर देंगे यहाँ पे, खुद से केजी नहीं बना देंगे, तो फिर आपका सवाल बिल्कुल सही होता है। ये बच्चे इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आई होप के कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, और टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है हमने। टाइम पीरियड होता है 2π/L/G, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास टाइम पीरियड निकालने का। अब क्या होगा कि भाई हमें टाइम पीरियड निकालना है, लेंथ हमें गिवन है 288 सेंटीमीटर है और ग्रेविटी वैल्यू 9.8 है, तो ईजीएस्ट शिट है ये, तो आराम से हो जाएगा T = 2π/√। अब यहाँ पे भी आप मैं चाहता तो सेंटीमीटर यहाँ पे जो है वो ले सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने यूनिट कंसिस्टेंसी रखी है 2.88 मीटर कर दिया इसको, और ग्रेविटी जो है वो 9.8 है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी सेंटीमीटर में होती तो हम इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब T आ गया 2 × 3.14, सही, और मल्टीप्लाई बाय इसको 0.542, और T की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3.4 सेकेंड्स। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो यूनिट कंसिस्टेंसी आपने याद रखनी है। अगर यहाँ सेंटीमीटर था और यहाँ भी सेंटीमीटर है तब तो हम डायरेक्ट वही वाली वैल्यू उठाते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है यूनिट कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी मीटर में थी और लेंथ सेंटीमीटर, इसलिए हमने कन्वर्ट किया। सो यूनिट कन्वर्जन के यही बार बार मैं बता रहा हूँ कि मसला वहाँ पे आता है कि जब यूनिट कंसिस्टेंसी नहीं रहती, मतलब कहीं पे सेंटीमीटर लिया हुआ है, कहीं पे मीटर लिया हुआ है, कहीं पे फिर सेंटीमीटर लिया, इस तरह आंसर गलत आता है। अगर आप शुरू से ही कंसिस्टेंटली सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, आंसर में भी आप सेंटीमीटर डाल रहे हैं, तो डेट्स ऑल फाइन, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, और चेकर भी आपको नंबर देगा। तो यहाँ पे आपको मसला होता है, तो बच्चे बड़ा हवा बना रहे होते हैं कि भाई कन्वर्जन करनी है, सेंटीमीटर दिख रहा है तो उसको मीटर में ब्लाइंडली बस कर रहे हैं, क्योंकि उनको बचपन से यही बताया जा रहा है कि जहाँ भी सेंटीमीटर दिखे वहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दो। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव लगी होगी, और इंशाल्लाह अगर आप ये 18 के 18 न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं तो आपको किसी भी बुक के न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से निकाले हैं न्यूमेरिकल्स, और आपके लिए बड़ी मेहनत से ये मैंने बनाए हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर वगैरह कर दें, और
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को जो है वो प्रोडक्टिव लगा या नहीं लगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे आपके पेपर के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्ज़ाम, और फिर टुमारो एग्ज़ाम के बाद भी आगे मुझे आपने बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं मैथ्स या केमिस्ट्री के लेके आ रहा हूँ ऐसी वन शॉट वीडियोस। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।